दोस्तों, एक महिला दरोगा एक मुजरिम के ऊपर पूरी तरीके से बौखला जाती है और उसे मारने लगती है। और इतना मारती है कि उसकी वर्दी पसीने से पूरी तरीके से भीग जाती है। उसके बाल अस्त व्यस्त हो जाते हैं, हाथ में एक कंगन था वो भी टूट जाता है। लेकिन वो मुजरिम अपना जुर्म नहीं कबूल कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और उधर जो महिला दरोगा थी उसके ऊपर इस केस को लेकर सॉल्व करने के लिए बड़ा दबाव होता है। बहुत इधर उधर से फ़ोन आते हैं, लेकिन दोस्तों 3 दिनों तक साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लेती हैं, पर वो मुजरिम टूटता नहीं है। और मामला एक लड़की से जुड़ा हुआ होता है। एक लड़की गायब कर दी गई थी, जिसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा होता है। दोस्तों, ये बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके समक्ष लाता रहूं। तो दोस्तों, ये कहानी बिहार का एक ज़िला लगता है। उसमें कि एक लड़की का नाम बबली होता है, वो रहस्यमयी तरीके से एक दिन गायब हो जाती है। अब जो दोस्तों उसके जो माता पिता होते हैं वो भागते भागते थाने आते हैं और एक लड़के के नाम पर कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं, और उस लड़के का नाम सौरभ होता है। कहते हैं कि सौरभ ने ही उसके बेटी को बहला फुसला कर कहीं ले गया है। और इसके बाद सौरभ को पुलिस खोजती है, खोजने के बाद में उसको ले आती है, उससे पूछ जांच करती है। पुलिस कहती है कि बता वो लड़की कहाँ है। सौरभ कहता है कि मुझे नहीं पता। अब इस केस का चार्ज एक नई नवेली महिला दरोगा होती हैं, उनका नाम पूनम होता है, जिनकी नई नई पोस्टिंग हुई थी। 25-26 साल की वो महिला दरोगा रही होंगी। उनको इस केस की जिम्मेदारी दे दी जाती है और सौरभ को ही उनके हवाले कर दिया जाता है। अब महिला दरोगा के फ़ोन पर कभी इनका फ़ोन कभी उनका फ़ोन, तमाम फ़ोन आने लगते हैं कि इस केस को कैसे भी करके इस लड़की को ढूंढा जाए और इस आरोपी को सज़ा दिलवाओ। दोस्तों, 2022 मई का महीना था। मैडम परेशान हो जाती हैं, दोपहर का वक्त रहा होगा। इसके बाद वो सौरभ के पास जाती हैं, जो कि थाने में एक बैरक में बंद होता है, और वो उससे बड़े प्यार से पूछती हैं कि पानी पियोगे। सौरभ कहता है पीऊँगा मैडम। एक बोतल मैडम ली होती हैं जिसमें पानी होता है। आखिरकार उसको पानी देती हैं, वो पानी पीता है। फिर बोलती हैं सच सच बताओ, आखिर वो लड़की तुमने क्यों गायब की रही और कहाँ है। सौरभ कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैडम कहती हैं कि नहीं पता, आखिरी बार मैं पूछ रही हूँ, तुम सच सच बता दो। तो वो कहता है कि मैडम मैं आखिरी बार ही बता रहा हूँ, सच सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता। वो कहती हैं कि नहीं पता। सौरभ कहता है नहीं पता। दोस्तों, इसके बाद वो उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और लातों से हाथों से इतना मारती हैं कि 5 ही मिनट में वो पसीने से पूरी तरीके से भीग जाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब जो मैडम के बाल थे वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कंगन था वो टूट जाता है, मारते मारते थक जाती हैं। सौरभ जो है वो दर्द से कहरता है और बस यही कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद वो कहती हैं कि शाम तक सबूत आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तेरा वो हाल करूँगी, तू सपने भी में भी नहीं सोचा होगा। फिर वो सौरभ कहता है कि मैडम जब सबूत आ जाएगा तभी कुछ कहना, अभी से आप लोग मुझे इतना क्यों मार रहे हो। उसके बाद वो 2-4 हाथ और जमा देती हैं। इसके बाद फिर आकर वो अपने कुर्सी पर बैठ जाती हैं। तभी जो बबली के माता पिता होते हैं, उनकी तरफ से एक प्रधान जी होते हैं, जो कि उन लोगों की पैरवी कर रहे थे। वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि कोई रहम नहीं दिखाना, इसके ऊपर कोई दया नहीं करनी है, और कैसे भी करके इस केस को सॉल्व करो। अब जो है, जैसे ही उस लड़की की ज़िंदगी इस लड़के ने बर्बाद की है, वैसे ही ज़िंदगी इस लड़के की बर्बाद होना चाहिए। अब दोस्तों, मैडम का दिमाग ख़राब ही था। उन्होंने प्रधान जी से कहा कि आपको कैसे पता है कि इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब जो प्रधान जी होते हैं वो कहते हैं कि आप मुझे सिखा रही हो, इतने दिन से वो लड़की गायब है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, और आप कह रही हो कि मुझे कैसे पता कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैडम कहते हैं कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तो मैंने सोचा चलो आपको ही पता होगा कि
उसके साथ क्या हुआ होगा, तो कुछ आपसे छानबीन कर लूँगी, तो उसके हिसाब पे मैं खोजबीन करूँगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सब समझ रहा हूँ, आप 3 दिन में अगर इस केस को नहीं सॉल्व करती हो, तो हम थाने का घेराव करेंगे और एसपी साहब के पास जाएँगे। दोस्तों, वहाँ से ये प्रधान जी भौकाल जमा कर चले जाते हैं और फिर मैडम परेशान हो जाती हैं। किसी और का फ़ोन आ जाता है। अब वो सबूत आने का इंतज़ार कर रही थी, जो कि शाम तक आने वाला था। अभी सौरभ के माता-पिता आ जाते हैं और मैडम के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैडम, हम हाथ जोड़ते हैं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने आपको मैडम कहती हैं, आपको कैसे पता है कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया है? तो आपके बेटे ने कुछ नहीं किया है, तो उसके नाम पर आखिरकार ये कंप्लेन क्यों आई? तो उसके माता-पिता कहते हैं कि मैडम, जो मेरा बेटा था ये पढ़ने में बहुत तेज़ था, बस इसकी नौकरी लगने ही वाली थी, उससे जलने वालों ने ही ये सब किया होगा। उसके ऊपर केस हो जाएगा, तो उसका करियर ख़राब हो जाएगा, उसकी नौकरी नहीं लग पाएगी। फिर मैडम कहते हैं कि फिर तुम ही लोग बता दो कि वो लड़की कहाँ है, कहाँ गई, किसने ले गया और कहाँ पर है? तो उसके माता-पिता कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि आखिरकार वो कहाँ गई है, लेकिन इसने कुछ नहीं किया है। तभी मैडम के सामने जो सौरभ था, उसके फ़ोन का पूरा कॉल डिटेल आ जाता है। फिर वो देखती हैं कि वो बबली से दिन में 3-4 बार बात करता था। अब मैडम कहती हैं कि ये देख लो, ये तुम्हारे बेटे की करतूत है, इसी ने कुछ किया होगा, तुम लोग भी जानते हो और इसीलिए आप अपने बेटे को बचा रहे हो और छुपा रहे हो। अब कोई बचा नहीं पाएगा, आखिर 4 बार वो दिन में बबली से बात क्यों करता था? अब उसके माता-पिता सुनते हैं तो चौंक जाते हैं, कहते हैं कि मैडम, हम सच कह रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन फिर मैडम कहती हैं कि गुनाह इसी का होगा, आखिर क्यों ये बात करता था? फिर जो सौरभ के माता-पिता होते हैं, 1000 रुपया धीरे से निकालते हैं और मैडम को देने लगते हैं। कहते हैं कि मैडम, देख लेना, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, बर्बाद हो जाएगी और इससे कोई गलती कर ही दिया होगा, तो आप के हाथ में है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। तो वो कहती हैं कि ये पैसा अपने पास रखो, अगर इसने गुनाह किया होगा तो कितना भी पैसा दे दोगी, इसे बचा नहीं पाओगे। अगर ये गुनाह नहीं किया होगा तो पैसे क्यों दे रहे हो? इसके बाद वो बौखला जाती हैं और कहती हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए, हमको अपना काम करने दीजिए। अब वो अपने सीनियर से बात करती हैं इस केस के सिलसिले में, परेशान रहती हैं। अब इसके बाद वो पूरा पर्चा देखती हैं जिस पे वो कॉल का ब्यौरा आया था। इसके बाद वो जाती हैं थाने के पीछे बैरक बना था जिसमें सौरभ बंद हुआ था, उसका रुख करती हैं। जब उसके पास जाती हैं तो देखती हैं कि 2 कांस्टेबल उसे पीटे जा रहे हैं और जब वो दूर से देखती हैं तो कहते हैं कि इसे क्यों मार रहे हो आप लोग? इसको इतना क्यों पीट रहे हो? तो कहते हैं दोनों कांस्टेबल कि ये बड़ा शातिर है, कुछ कबूल नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। फिर वो जो कांस्टेबल थे वो कह रहे थे कि मार नहीं रहे हैं इसका, हम आरती इसकी उतार रहे हैं। तो मैडम कहती हैं कि ये मैटर मेरा है, इसे हमें पता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है और इसमें तुम लोग क्यों पड़े हो, आप लोग यहाँ से जाइए। उसके बाद वो दोनों कांस्टेबल वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मैडम अकेले में जाती हैं, उसके पास बैठती हैं और बहुत ही इत्मीनान से पूछती हैं कि बताइए आखिरकार वो लड़की कहाँ है और ये रही तुम्हारी फ़ोन की कॉल डिटेल जो मैं ढूंढ कर लाई हूँ और निकलवा कर लाई हूँ। और देखिए इसमें साफ साफ आ रहा है कि आप एक एक दिन में बबली से 4-4 बात करते थे, घंटों बातें करते थे, उसके बाद 4-4 बार दिन में बात करते थे। आखिर इतनी बात तुम क्यों करते थे? आखिर तुम्हारा जब कोई लेना देना बबली से नहीं था तो उससे बात क्यों करते थे? तो सौरभ कहता है कि उसमें मेरा कुछ नहीं था, जो लेना देना था वो उसी का था, मेरा उसमें कुछ नहीं था। उसके बाद दोस्तों जो सौरभ बताता है उसके सुनने के बाद में आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कहते हैं कि आखिर उसका क्या लेना था? तब वो सौरभ बताता है कि जो बबली थी और जो प्रधान होते हैं जो यहाँ पैरवी लगाने आए थे, इनका बेटा एक होता है जिसका नाम होता है विक्की। विक्की बबली से
कुछ दिन पहले काफ़ी बातचीत किया करता था और उससे कुछ बहुत अच्छे संबंध थे और संबंध की वजह से वो उससे शारीरिक संबंध भी बनाया था। उसको ये बोला था कि हम आपके साथ शादी करेंगे और शादी के झांसे में आकर उससे हर एक वो काम करता है। इसके बाद में कुछ दिन बीतते हैं तो वो बबली कहती है कि मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। तब जब ये बात बिक्की सुनता है तो चौंक जाता है। अब उसी दिन से बबली से वो धीरे धीरे बात करना बंद करना चाहता था और बंद कर ही देता है। और आप मुझे इग्नोर करते जा रहे हो। तो वो बिक्की कहता है कि आप मेरे रास्ते में मत आइए और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। तो बबली कहती है कि अभी तक तुम मुझसे बहुत बात किए और आखिरकार तुम अब मुझसे बात क्यों करना बंद करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये जो बिक्की होता है ये बबली से कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो आपको हम ख़त्म कर देंगे और आपके माँ बाप को भी हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद जो बबली होती है ये काफ़ी डर जाती है। अब ये बात जब सौरभ बता रहा था मैडम बहुत ध्यान से सुन रही होती हैं। इसके बाद कहती हैं फिर आगे क्या हुआ। फिर सौरभ बताना शुरू करता है। अब जब फिर बिक्की इस लड़की को इग्नोर कर देता है तो ये लड़की बबली जो होती है ये सोचने लगती है कि आखिर अब मैं तो फंस जाऊंगी, मेरी बड़ी बदनामी होगी। अब आखिरकार हमें कुछ एक ऐसे लड़की की तलाश है जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, मैं उसको ये नाम दे सकूं। इसके बाद में वो एक ऐसे लड़के का तलाश करने लगती है। इसके बाद में वो सौरभ कहता है ये मेरा नंबर पा जाती है और मेरे नंबर पे फ़ोन करने लगती है और मुझसे प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। 2-4 दिन बात करती है, बहुत अच्छे से बात करती है और बहुत प्यार से बात करती है। मतलब दिन में 3 बार 4 बार मुझसे बातें करने लगती है। उसके बाद टाइम पाकर एक दिन वो मुझे अपने घर बुलाती है। कहती है कि आप मुझसे अगर यदि प्यार करते हो तो आप मेरे घर आइए। अब सौरभ कहता है कि मैं इसके घर गया। इसके बाद में घर पे इसके कोई नहीं था, इसके पास में कुछ देर तक था। वो कहता है, सौरभ कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है कि जो आप अभी 2-4-6 दिन से तो आपसे बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है कि जो आपसे मैं शादी कर लूं। इसके बाद वो लड़का जो सौरभ होता है वो कहता है कि ठीक है मैं आपसे शादी करूंगा। अपनी वहाँ से भागने के लिए ये कहता है कि ठीक है मैं आपसे शादी करूंगा, मुझे घर जाने दीजिए, मैं आपसे शाम को बात करता हूँ। ये सौरभ अपने घर चला जाता है। इसके बाद में कुछ ही देर बाद इस जो बबली होती है इसका फ़ोन फिर पहुंच जाता है सौरभ के फ़ोन पर। सौरभ कहता है कि ठीक है मैं आपसे शाम को ही बात करूंगा, आप क्यों परेशान हो रही हो। शाम को जब फ़ोन उसका दोबारा आता है तो सारी रात बात करता है और बात करते करते वो लड़की जो बबली होती है सौरभ को बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगती है कि आप मेरे से यदि शादी नहीं करोगे तो आपको फंसा दूंगी और आपके नाम पे ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तब ये सौरभ थोड़ा चौंक जाता है कि यदि अभी शादी हुई नहीं है, इससे पहले ये लड़की हमें ऐसा ऐसा बोल रही है, शादी हो जाएगी तो ना जाने ये मेरे साथ क्या करेगी। अब इसके बाद जो सौरभ होता है वो कहता है कि मैं पूरी तरीके से जानता हूँ आप कहीं बहुत दिक्कत में फंसी हुई हो और आप बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। यदि आपके साथ कोई दिक्कत हुई होगी, आप कोई ही दिक्कत में हो तो मैं आपकी परेशानी को सॉल्व कर सकता हूँ, आप मुझसे बताइए, आप डरिए मत। वो लड़की तो पहले तो कतराती है बबली, उसके बाद बताने लगती है कि जो बिक्की है प्रधान जी का लड़का वो मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है और ऐसी ऐसी बात है। बताने के बाद में वो कहते हैं कि अब वो मुझसे इग्नोर कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। तब सौरभ कहता है कि आप घबराओ ना, मैं आपके साथ हूँ, आपका मैं पूरा साथ दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। वो जो सौरभ होता है वो उस लड़की बबली से कहता है कि मैं प्रधान से पूछूंगा और उनके लड़के से भी पूछूंगा। अब जो सौरभ होता है दूसरे ही दिन जो बिक्की होते हैं, ये तो भाई प्रधान जी के लड़के थे, उस एरिया में इनका बड़ा ही दबदबा था और क्योंकि प्रधान थे। अब इनके पास जो सौरभ अगले दिन जाता है और कहता है कि आपने उस लड़की से प्यार किया और इतने दिन तक उससे ना जाने क्या क्या किया और जब आपका बच्चा उसके पेट में पल रहा है तो आप उसे इग्नोर करते हो। अब ये बात जैसे ही बिक्की सुनता है सौरभ को गाली गलौज देने लगता है और वहाँ से भगा देता है। कहता है कि आप इस मैटर में आए तो तुम्हें हम वो रास्ता दिखाऊंगा कि कभी देखे नहीं होंगे और यहाँ से तुम चले जाओ। इसके बाद में
ये चला आता है और उसके बाद में वो विक्की के पिताजी यानी प्रधान जी के पास जाता है, कहता है कि आपके बेटे ने उस लड़की के साथ ऐसा ऐसा गलत किया है और उसके बाद में इनका बच्चा उसके पेट में पल रहा है, तो ये शादी करने से इग्नोर कर रहे हैं। अब जो प्रधान जी हैं वो कहते हैं कि ना जाने किन किन लोगों से वो लड़की संबंध बनाई होगी और तुमसे ही रंगरलिया मनाई होगी और तुम मेरे पास आए हो, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि जो सपने में भी नहीं सोचे हो। अब जो सौरभ होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है, इन्होंने ही किया है और मुझे कानून कायदा मालूम है, मैंने सब कुछ पढ़ा लिखा हूँ, हमें हर एक चीज़ मालूम है कि हमें कैसे क्या करना है और देख लेना इसका बदला में, एक लड़की की इज्जत तुम लोगों ने ऐसे ली है तो इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। अब इसके बाद में वो वहाँ से अपने घर चला आता है। फिर मैडम कहते हैं कि जो बबली के पेट में बच्चा पल रहा था उसके बारे में इनके माता पिता को, बबली के माता पिता को मालूम था। फिर सौरभ कहता है कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि आखिरकार ये बात उनके माता पिता जानते थे कि नहीं जानते थे। फिर मैडम कहती हैं कि क्या तुमने कभी बबली के माता पिता से ये बात कही थी कि जो तुम्हारी बेटी है इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है? तो सौरभ कहता है कि हमने उनके घर जाकर ऐसा कभी नहीं किया और ना ही उनसे बताया, क्योंकि जो बबली थी ये मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि ये बात आप किसी को नहीं बताना, नहीं तो मैं जान से मर जाऊंगी। अब इसके बाद में ये सारी बातें बताते बताते वो कहता है कि इसीलिए प्रधान जी ने मुझे फंसा दिया है और इसके बाद वो ये सब बोलते बोलते बेहोश हो जाता है और बेहोश होते ही थाने में आनन फानन मच जाता है। लोग उसे, एक दो कांस्टेबल आते हैं, उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे एडमिट कराते हैं। और जब ये बात सौरभ के माता पिता सुनते हैं वो भी आनन फानन में तुरंत हॉस्पिटल पहुँचते हैं। इसके बाद में जब ये बात जो बबली के माता पिता थे वो भी सुनते हैं, वो भी थाने पे आते हैं और प्रधान जी भी थाने पे आ जाते हैं। तब जो प्रधान जी आते हैं तब वो जो महिला दरोगा जी होती हैं उनसे कहते हैं प्रधान जी कि इसे वहीं मर जाने देते, आखिर इसे यहाँ अस्पताल क्यों लेके आई हैं? तो वो जो मैडम जी थी वो कहती हैं कि नहीं भाई, ये बेहोश हुआ, इसकी तबीयत ख़राब हुई तो दवा तो करानी ही पड़ेगी। तो प्रधान जी कहते हैं इसका मर जाना ही उस लड़की के लिए इंसाफ हो जाता है, यदि ये मर जाता है तो उस लड़की के लिए इंसाफ हो जाता। तो महिला दरोगा थी वो कहती हैं कि ये मर जाता तो हम आप फंस जाते कि आखिरकार ये मरा कैसे है, तो इसीलिए, और मर जाता तो उस लड़की के बारे में सबूत हम कहाँ से पाते कि उस लड़की के साथ इंसाफ हम कैसे कर पाते, ये जिंदा रहेगा तभी हम इंसाफ कर पाएंगे। इसके बाद उस सौरभ को होश आता है, उसके पास में 4 कांस्टेबल लगा दिए जाते हैं। इसके बाद जब उसकी तबीयत सही होती है फिर लाया जाता है इसको थाने में। अब दोस्तों जो सौरभ था उसे शाम को हॉस्पिटल से थाने ले जाया जाता है और उसी शाम को वो जो लेखपाल का पेपर दिया था उसमें वो पास हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है। अब रिजल्ट आने के बाद में सौरभ के उधर माता पिता भी थाने पहुंच जाते हैं और मैडम से कहते हैं कि मैडम ये देखो मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया है और मेरा बेटा पास हो गया है। यदि मेरा बेटा यही सब करता होता तो क्या यह लेखपाल बन पाता और इतना पढ़ने में तेज हो पाता? मैडम कहती हैं कोई बात नहीं, यदि तुम्हारा बेटा ये सब नहीं किया होगा तो वो बरी हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। इसके बाद में जो सौरभ के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि आप मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। फिर मैडम लेके जाती हैं, उनके बेटे से मिलवाती हैं और उसके जो सौरभ के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटे तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। उसके बाद में सौरभ रोने लगता है। इसके बाद में उसके पास फ़ोन नहीं था, वो कैसे चेक करता कि वो पास है, कितने नंबर से पास है। फिर वो जो महिला दरोगा साहब होती हैं उन्हीं का वो फ़ोन लेता है, उन्हीं के फ़ोन में अपना रिजल्ट चेक करता है, वो पास हो जाता है। उसके बाद में सब लोग वहाँ से चलने लगते हैं और जो महिला दरोगा साहब होती हैं वो दबे आवाज़ में उसको मुबारकबाद भी देती हैं जो वो लेखपाल का रिजल्ट में पास हुआ था। इसके बाद में वो चले जाते हैं और फिर जो सौरभ के माता पिता होते हैं वो घर जाने लगते हैं। अब फिर ये पूरा मामला छानबीन करने लगती हैं। उसके बाद में बबली के माता पिता होते हैं, उनके पास वो जो दरोगा साहब होती हैं वो फ़ोन करती हैं, कहते हैं कि आप थाने आ जाइए और तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तब वो लोग जो बबली के माता पिता होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं अभी प्रधान जी को साथ में लेकर आ रही हूँ।
तो जो महिला दरोगा साहब होती हैं वो कहते हैं कि ऐसा है कि आप आ जाइए, और जो प्रधान जी हों ऑलरेडी पहले से यहाँ बैठे हैं। फिर वो लोग बबली के माता पिता जल्दी से थाने आते हैं और कहते हैं कि प्रधान साहब किधर गए, कहाँ हैं वो। तो जो दरोगा साहब कहते हैं कि अब प्रधान जी की कोई आवश्यकता नहीं है, बस प्रधान जी कहीं गए हुए हैं, बातें हमें आपसे करनी है, प्रधान जी की यहाँ कोई काम नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि आखिर ये बताओ कि जो तुम्हारी बेटी है ये कहाँ है। फिर वो कहते हैं कि मैं इसीलिए तो आपके पास दौड़ दौड़ कर आ रहा हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है, और आप उल्टा मुझसे पूछ रही हैं। फिर जो दरोगा साहब वो कहते हैं कि हमें लग नहीं रहा है कि जो सौरभ है इसकी कोई गलती है और इसके हाथ में तुम्हारी बेटी है, और ये हमें बिल्कुल निर्दोष हो रहा है, निर्दोष साबित हो रहा है। फिर बबली के माता पिता कहते हैं कि नहीं, असली निर्दोषी यही है, दोषी यही है, और ये निर्दोष कैसे हो सकता है। फिर थोड़ा डांट कर ये कहते हैं कि आप लोग को मुझे सब पता चल गया है कि कहाँ तुम्हारी बेटी है और तुम लोग क्या कर रहे हो, और मुझे एक एक बात मालूम हो गई है। यदि आप लोग सच सच बता देते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी बेटी भी गई है और तुम लोग भी जाओगे यदि एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश करोगे। फिर वो दोनों लोग डर जाते हैं थोड़ा और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर जो दरोगा साहब होती हैं फिर कहते हैं कि आपसे मैं आखिरी बार सच सच बोल दीजिए, मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। फिर वो दोनों लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। फिर जो उनकी बबली की माँ होती है वो बताने लगती है कि एक दिन मेरी बेटी घर में चुपके से रो रही थी, और जब रोने की आवाज़ मैंने सुनी तो उसके बाद जाकर मैंने पूछा कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही है। तो रोते रोते उसने मुझसे सारी बात बताई कि प्रधान जी के बेटे से उसकी बातचीत हुआ करती थी और उसके साथ हर वो ये कार्य कर गया था जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो शादी से भी इग्नोर कर देता है। अब ये जितनी बातें थी उस विक्की के बारे में, ये बबली की माँ सारी बातें बता देती है। इसके बाद जो दरोगा साहब होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है, अब मुझे सब कुछ मालूम चल गया है, लेकिन आपको ये जो आपने बताया है ये बयान आपको पलटना नहीं है। यदि आप ये बयान पलट दोगे तो आपकी सारी ये जो आपने कहा है इसको रिकॉर्ड कर लिया गया है, और यदि आप इसे पलटोगे तो आप भी जाओगे और आपकी बेटी तो गई ही है। इसके बाद उन लोगों को वहाँ से घर भेज दिया जाता है। फिर ये बात जो दरोगा साहब होती हैं वो अपने सीनियर से बताती हैं, तो सीनियर उनसे कहते हैं कि तभी तो जो प्रधान था इसीलिए आपके ऊपर ज़्यादा दबाव बना रहा था कि जल्दी से इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब जो सीनियर साहब होते हैं वो कहते हैं कि जाइए प्रधान जी को उनके बेटे विक्की को तुरंत दोनों लोगों को पकड़ के यहाँ लाइए। पहले तो उनके बेटे को लाइए। अब महिला दरोगा साहब जाती हैं, उनके बेटे को पकड़ कर लाती हैं और फ़ौरन पकड़ कर लाती हैं और हवालात में बंद करके उसकी इतनी तुड़ाई करती हैं, इतनी तुड़ाई कर देती हैं कि वो तोड़ते तोड़ते ही एक ही घंटे के अंदर उसने सारा कुछ कबूल दिया कि हाँ सब कुछ मैंने ही किया है, सारी गलती मेरी ही है, अब मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जितना कुछ बबली के साथ हुआ है बबली मेरे अंडर में है, मैंने बबली को अपने रिश्तेदारी में रखा हुआ है, अब सब कुछ वो कबूल देता है। इसके बाद में प्रधान अपना हाथ पटकते रह जाते हैं इधर उधर से, जो पैरवी करना था वो कर रहे थे लेकिन इनकी एक भी नहीं सुनी जाती है और इनके बेटे की कस के तुड़ाई हो जाती है। इसके बाद में प्रधान जी भी सामने आते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि पहले ये बताओ वो लड़की कहाँ है, बबली कहाँ है, उसको हाजिर करो, उसके बाद में बताती हूँ क्या होना चाहिए। फिर तुरंत आधे घंटे के अंदर ही उस लड़की बबली को हाजिर कर दिया जाता है, प्रधान जी की कहीं रिश्तेदारी में ही थी वो। इसके बाद इस बबली से ये पूछा जाता है कि आप डरिए मत, किसी के दबाव में मत रहो, आप ये बताइए कि इनके साथ आप शादी करना चाहती हो विक्की के साथ, या अपने घर जाना चाहती हो। आप बिल्कुल, और वैसे ही आप अपने घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो और डरने की कोई बात नहीं है। वैसे ही विक्की को 20 साल की सज़ा मिलने जा रही है और इन्हें तो वैसे ही 20 साल जेल में रहना है। अब जैसे ही विक्की ये सुनता है रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और बबली के पैर पर गिर पड़ता है, कहता है आप मुझे बचा लो, मैंने अपने आपके प्यार को नहीं समझा, आप मुझसे कितना प्यार करती थी और आप मुझे बचा लो। क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि अब मुझे बबली ही बचा सकती है, क्योंकि उसे अगर जो ये नहीं बचाएगी तो उसे 20 साल की जेल हो जाएगी। अब प्रधान जी भी सबके हाथ पांव जोड़ने लगते हैं, सबके रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। अब इसके बाद में बबली मान जाती है कि हाँ इनके साथ मैं शादी करूँगी।
फिर ये लोग वहाँ से रिहा कर दिए जाते हैं। आखिरकार विक्की की कस के तुड़ाई भी हो जाती है, उनको रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद में लेखपाल साहब की हालचाल ली जाती है। लेखपाल साहब के पास जो महिला दरोगा साहब वो जाती हैं और हमारे शर्म के सर नीचे करके कहती हैं कि आप बेगुनाह रहे तभी मैं आपको कितना मारी कितना पीटी। लेखपाल साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर जो एक लड़की को उसका इंसाफ मिल गया है तो मुझे कोई बात नहीं है इसलिए, लेकिन आप मारती थी तो मुझे कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन ये जो 2 कांस्टेबल मुझे तोड़ के रख दिए, मुझे मरोड़ के रख दिए, इतना मारे। अब ये सुनते ही वो थोड़ा लेखपाल साहब मुस्कुरा देते हैं, उधर मैडम जी भी मुस्कुरा देती हैं, उनको लेखपाल को रिहा कर दिया जाता है और आज सब लोग आनंदित रह रहे हैं। और उधर लेखपाल साहब और महिला दरोगा की कभी कभी बातचीत भी होती रहती है, क्योंकि जो महिला दरोगा थी वो लेखपाल साहब को काफ़ी पसंद करने लगी थी।